हेमांग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आप करें सर, बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक। मिड कैप में जो लॉन्ग टर्म पिक मैंने चूज की है वो है उषा मार्टिन। उसका टारगेट प्राइस रहेगा 430 रुपीज। तो वायर रोप्स बनाती है कंपनी और 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है और अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका यूसेज है, जैसे क्रेन हो गया, माइनिंग हो गया, एलिवेटर हो गया एंड मैनी मोर थिंग्स। तो जो सारी जो यूजर इंडस्ट्री है वहां पे एक अच्छा सा ग्रोथ का ट्रैक्शन हम देख रहे हैं और कंपनी ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपैंड की है, नए प्रोडक्ट कैटेगरी में भी जा रही है और रिजल्ट्स भी अगर आप देखें पिछले 2-3 क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है विद सम स्टेबल मार्जिन। तो ये स्पेस में बहुत ही कम इस तरह की कंपनीज अवेलेबल है और हमें वैल्यूएशन से काफी अट्रैक्टिव लग रही है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिहाज से निवेश करना चाहिए। प्राइस टारगेट 430। ओके, 430, 430 ये है आपका टारगेट उषा मार्टिन के लिए लॉन्ग टर्म खरीदारी करने के लिए हेमांग सर की तरफ से। महू जी गुड मॉर्निंग, तैयार है सर आप? बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा लॉन्ग टर्म पिक है दैट इज ईपैक ड्यूरेबल्स। इसका प्राइस है 202 के आसपास, यहीं पे खरीदना है। यहाँ से 196 की रेंज में खरीदना है। 175 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 250 का। देखिए एसी कंपोनेंट्स बनाती है ये कंपनी एंड इसके ये टॉप वेंडर है फॉर वोल्टास एज वेल एज हेवल्स। न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, सो टेक्निकली ज्यादा प्राइस हिस्ट्री नहीं है, बट जितना भी प्राइस हिस्ट्री है, डेटा है, उसके हिसाब से दिख रहा है कि एक बुलिश कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना है काउंटर में और ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आज ही आया है 197 के ऊपर। इसके चलते स्टॉक नए हाई की तरफ जा सकता है। सो खरीदारी की सलाह रहेगी ईपैक ड्यूरेबल्स में। ईपैक ड्यूरेबल्स यहाँ पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म पिक आती हुई मेहुल जी की तरफ से। इस पर भी रखेंगे नजर। आइए, सुदीप शाह साहब भी हैं हमारे साथ और वो दे रहे हैं एक 10 की कमाई का स्टॉक। सुदीप जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीपांशु, दीपांशु जो हिसाब से मुझे एक स्टॉक नजर आ रहा है पोजिशनली, यहाँ पे मुझे लग रहा है अच्छे मोमेंटम में भी बन रहा है और आज सारे ये सेक्टर के सारे स्टॉक्स में भी एक काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, वो है जीआरएससी। हमने देखा है डिफेंस वाले ये जो मसगांव डॉक, जीआरएससी, ये सब में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम बना है और पिछले 7-8 दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ था एक प्रायर अप ट्रेंड के बाद, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब एक ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर के लेवल पे। और जो हिसाब से मोमेंटम है यहाँ पे, तो करंट मोमेंटम के हिसाब से 890 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है जीआरएससी में हम खरीदारी कर सकते हैं। 960 और 980 के टारगेट्स के लिए आने वाले 2 से 3 सप्ताह में। ओके, तो ये है आपके लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। यहाँ पर आपको एक्शन दिखेगा। डिफेंस स्पेस में काफी एक्टिव हो रहा है। कोचिन शिपयार्ड में रिसेंटली हमने अच्छा एक्शन दिखा है। अब गार्डन रीच की भी बारी आपको आती हुई दिख रही है। 915 के लेवल के आसपास इस समय कारोबार कर रहा है ये काउंटर। अच्छी मूव इस पर भी बनेगी। टारगेट यहाँ पर आप 960 और 980 के लगाकर चल सकते हैं। एक दो और काउंटर्स पर एक अच्छी मूव बन रही है। बाय द वे वोडाफोन आइडिया पर एक स्पाइक आ रहा है, नजर रखिएगा। अब 5.5% ऊपर हो गया, धीरे धीरे करके ये ऊपर आ रहा है। एमजीएल की मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी। आईजीएल भी काफी एक्टिव आपको होते हुए दिख रहा है। एमजीएल आईजीएल दोनों में ही आपको एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है। वागले साहब, आईजीएल एक बार जरा इसका चार्ट देखें। आज पूरे गैस स्पेस में अच्छी मूव आ रही है। आईजीएल 450 के लेवल्स के करीब आ रहा है सर। दीपांशु, एक सपोर्ट एरिया जो कि 430 है, 2 दिन पहले वहां पर एक बॉटम बना और वहां से बाउंस हो रहा है और ये बाउंस मेरा मानना है कम से कम 470 480 तक एक्सटेंड हो सकता है। टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन। तो यहाँ पर या हल्की सी करेक्टिव मूव आती है 440 442। यहाँ पर आपको ये पोजिशनल कॉल के तौर पे लेना होगा। 2 से 3 दिन में भी 4 दिन के व्यू से रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मैच होगा। 12-15 रुपए की रिस्क होगी, ऊपर में 30-40 रुपए मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए आईजीएल पर। वोडाफोन आइडिया आज टॉक ऑफ द टाउन, तो ये 6% का बड़ा जंप वोडाफोन आइडिया में आता हुआ दिख रहा है और ये जो बड़ी उछाल दिख रही है, आइए इसी पर करते हैं फोकस और जानते हैं क्या कुछ हो रहा है इस काउंटर पर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बाद। कुशल हमारे साथ तैयार है इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के रेस्पॉन्स को लेकर, सारी डिटेल्स लेकर और कंपनी को आगे किस तरह से होगा इसका फायदा। कुशल बताएं।
सर बहुत ही शानदार रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है और एक कैश ट्रैप्ड कंपनी को अगर इस तरह का रिस्पांस मिल जाए तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। तो 18,000 करोड़ रुपए का जो बड़ा एफपीओ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लेकर आई थी, कल ये बंद हो चुका है और ऑलमोस्ट 7 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हुए हैं। इसके कुल मिलाकर आप देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा एफपीओ ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। QIB की तरफ से बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला है और साथ ही अगर आप ओवरऑल वैल्यू की बात करेंगे तो एंकर निवेश के साथ मिलकर लगभग 94,000 करोड़ तक की यहां पर बोलियां मिलती हुई दिखी है। 11.6 लाख से ज्यादा यहां पर एप्लीकेशंस आए हैं और सभी कैटेगरीज में आपको पूरा सब्सक्रिप्शंस भी होते हुए दिखे हैं। QIB की तरफ से ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा करीबन 19.3 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन आए हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन बात यहां पर रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन आप देखिए, पूरा सब्सक्राइब यहां पर हुआ है और जो वैल्यू है वो छोटी नहीं है। 6300 करोड़ रुपए का ये कुल रिटेल निवेशकों के लिए एलोकेशन था और आप देखिए यहां पर भी आपको सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से भरता हुआ दिखा है। 11 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जो अपर प्राइस बैंड है उसमें 5400 करोड़ रुपए इन्होंने, आपको याद होगा, एंकर निवेशकों के जरिए जुटाए थे और बहुत ही बढ़िया नाम्स यहां पर आते हुए दिखे थे, जिसमें सिटी, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, GQG पार्टनर्स, फिडेलिटी, UBS फंड मैनेजमेंट, HDFC म्यूचुअल फंड समेत काफी सारे अन्य फंड्स यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए दिखे थे। अब यहां पर आगे क्या होगा, एफपीओ का तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया है। तो जो 27 फरवरी को ये मंजूरी दी गई थी कि 20,000 करोड़ डेट के जरिए और 25,000 करोड़ ये माफ कीजिएगा 20,000 करोड़ इक्विटी के जरिए और 25,000 करोड़ डेट के जरिए जुटाते हुए नजर आएंगे। तो अब जो बचा हुआ 25,000 करोड़ रुपए है डेट के जरिए जो जुटाना है, उसको जुटाने में कोई भी परेशानी मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर जो ओवर रिस्पॉन्स, जो बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है इक्विटी पार्टिसिपेशन में, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि डेट लेने में भी बैंक्स जो हैं अब ज्यादा हिचकिचाएंगे नहीं। साथ ही आप देखिए ऑफ कोर्स 4G और 5G एक्सपेंशन की जो बात कर रही है, जो इन्होंने एफपीए में अपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू में बताया था, तो उस पर अब काम शुरू हो जाएगा बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया पेस से। यहाँ पर इनफैक्ट इशू के 6 से 9 महीने बाद ही मैनेजमेंट ने ये कहा है कि कुछ जगहों पर 5G सेवाएं भी ये शुरू करने का ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उस पर सुधार आएगा, जो बिजनेस एक्सपेंशन है वो देखने को मिलेगा और साथ ही जो पैसे की प्रॉब्लम है वो आगे चलकर खत्म होती हुई दिखेगी। तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया, जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया नहीं, पूरे टेलीकॉम स्पेस में ही अच्छी मूव आती हुई दिख रही है इस समय। बढ़िया सब्सक्रिप्शन इस हिस्टोरिक एफपीओ को मिला है। हाँ, जब इतनी डिमांड बने तो फिर तो 6% बढ़ना इसका बनता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसी वजह से आज बढ़िया एक्शन आपको आता दिख रहा है। वायदा कारोबार के बैन में है और लोग कैश मार्केट में कर रहे हैं खरीदारी। आइए, खरीदारी आपकी और कहाँ करनी चाहिए या फिर बिकवाली, बता रहे हैं सुदीप जी। आइए उनके लिए एक बिकवाली। सुदीप जी बताएं सर। अनिल जी, एक स्टॉक जहां पे एक फ्रेश मोमेंटम हम देख रहे हैं और काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमने पिछले काफी महीनों में देखा है, वो है BSE में हमने देखा है कि इनफैक्ट मार्च महीने के लो से जहां पे स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 से 2950 तक आया था, उसके बाद पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, पर 10 दिन के जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे एक भी बार फिसल नहीं रहा था। और आज हमें यहाँ पे एक फ्रेश मोमेंटम दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे BSE में एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी कर सकते हैं एज अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, और 2930 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 3050। ये राय है आपके लिए BSE पर खरीदारी करने की राय। 3050 का टारगेट लेकर चलें, ये एक छोटा टारगेट है। दीप, BSE जी बढ़िया मूवमेंट इस पर आ रहा है। 3050 के टारगेट्स भी सुजीव जी दे रहे हैं। आपके तो खैर लंबे समय से है और वापस मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में हम एक्शन देख रहे हैं। आज भी कुछ और मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी मूव आती हुई। MCX के रिजल्ट भी आज, MCX के रिजल्ट्स भी आज। मुझे लगता है दीप, BSE तो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर BSE इवेंचुअली 5000 रुपये नहीं हुआ तो फिर मजा ही क्या है। तो हमारे तो बड़े टारगेट हैं। हमारे जिस लेवल से हमने 2.5 साल पहले रिकमेंड किया था, वहाँ से 10 गुना से अब 11 गुना हो चुका है। और मतलब अभी भी इमीडिएटली तो हमारे 3800 4000 रुपये के टारगेट है ही। वाओ, 3800 4000 तक की तो विजिबिलिटी है। उसके बाद देखेंगे कि इनका बिजनेस कंपटीशन किस तरह से होता है, क्या होता है। बट डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक, पोर्टफोलियो में रखने लायक। चलिए, आपके लिए BSE पोर्टफोलियो में रखिए। आज 5% की मूव इस पर आ रही है। बढ़िया एक्शन ये काउंटर दिखा रहा है। और भी स्टॉक्स जो बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं। सेल में एक बड़ा उछाल अभी अभी आपको आते हुए दिखा है।
इसको भी अपने रेडार पर रखिएगा। वायदा कारोबार के बैन में है, बट पिछले 5 मिनट में देखिए एक ज़बरदस्त स्पाइक सेल का काउंटर दिखा रहा है। नैल्को और एनएमडीसी भी निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा एक्शन यहाँ पर मिल रहा है। दूसरा एक्शन आज केमिकल स्टॉक्स में बन रहा है। दीपक नाइट्राइट सुबह से एक्टिव है, टाटा केमिकल्स में एक मूव दिखी थी, और नवीन फ्लोरिन यहाँ पर भी आपको एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बार वागले साहब से नवीन फ्लोरिन के चार्ट पर चेक लेते हैं। वागले साहब जरा देखेंगे, नवीन फ्लोरिन अच्छी मूव बन रही है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। वागले साहब आपके लिए था सर सवाल नवीन फ्लोरिन पे। नवीन फ्लोरिन में मुझे 2-3 दिन से ना मोमेंटम दिखाई दे रहा है। करंट लेवल पे थोड़ा सा चॉपी मूव एक्सपेक्ट हो सकता है, ब्रेकआउट है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेके 3300 आता है तो ऐड करना होगा। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस 3280 का होगा, लेकिन पोजिशनल व्यू अगर आप लेते हो तो ये 3500 3600 तक जा सकता है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके प्ले कर सकते हैं। टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन, तो 2 से 3 दिन के टाइम फ्रेम के साथ इस पर रखिए नजर। केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन आपको इंटरेस्टिंग होते हुए दिख रहा है। ये स्पेस काफी एक्टिव है ट्रेड में, इस पर करेंगे हम फोकस। आइए फोकस करते हैं कुछ पोजिशनल कॉल्स पर भी। लेते हैं हिमांग सर से उनकी आज की पोजिशनल पिक। हिमांग सर बताएं सर। पोजिशनल पिक में मैंने चुना है एलटी फूड। प्राइस टारगेट रहेगा 250 का, और इसमें 2-3 कारण है। एक तो ऑफकोर्स जो इंडिया की जो शेयर है बासमती राइस एक्सपोर्ट्स में, वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है। डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देख रहे हैं। और जो नई कैटेगरी में कंपनी ने अभी फोरे किया है, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड, उसके अंदर भी एक अच्छा सा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और पर्टिकुलरली जो कप्पा राइस और जो बिरयानी फॉर किड्स, इसमें एक अच्छा हम ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह की ब्रांडेड कंपनी का जो वैल्यूएशन और जो मार्केट कैप होना चाहिए, उसके मुकाबले आज की तारीख में एलटी फूड का मार्केट कैप इज हार्डली अबाउट 7-7.5 थाउजेंड करोड़। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा एक उसमें री रेटिंग का स्कोप रहेगा। और हमारा जो प्राइस टारगेट है वो रहेगा 250 रुपीज। ओके, 250 के टारगेट के लिए एलटी फूड में करें खरीदारी। ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक, और दीप ये जब से एबेकस ने खरीदा है उसके बाद से स्टॉक में जबरदस्त एक्शन उनका 162-164 रुपए के आसपास की खरीदारी थी। हमने भी रिकमेंड किया था। मेरा भी शॉर्ट टर्म टारगेट 250 रुपये का है, लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा 350 रुपये तक का है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, जो अभी हेमंत सर ने आपको खरीदारी करने की राय दी। एलटी फूड बढ़िया एक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। आइए मेहुल जी से जान लेते हैं ई पैक के बाद उनकी तरफ से पोजिशनल पिक। मेहुल जी बताइए सर। सर जी आज की जो मेरी पोजिशनल पिक है वो है रेट गेन। रेट गेन अभी 705-710 के बीच में ट्रेड कर रहा है, यहीं पर खरीदारी करनी है। 630 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट रहेगा 850 का। रिसेंट जो रैली आई थी फ्रॉम 500 टू 900, उसको मोर देन 61.8% इस काउंटर ने रिट्रेस कर लिया है। स्टॉक ने अपने 50 वीक के ईएमए को रिटेस्ट किया, और उसी के साथ साथ 200 डे ईएमए पर भी सपोर्ट लेकर ये यू टर्न लिया है। वीकली चार्ट्स की बात करें तो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म हुआ है। ये स्टॉक फिर से एक बार नए हाई की तरफ जाने को तैयार हो रहा है, तो खरीदारी की राय रहेगी रेट गेन में। ओके, रेट गेन में खरीदारी करने की राय, 630 का स्टॉप लॉस, 850 का टारगेट। चलिए रेट गेन इस पर भी रखेंगे नजर, एक्शन में काउंटर आ सकता है। मार्केट आउटलुक, आइए जल्दी बढ़ते हैं आगे हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक की तरफ। मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज गौतम दुग्गड़ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए गौतम दुग्गड़ साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और 2015 से आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च के तौर पर काम कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा एनालिस्ट आपके पास हैं और 17 से ज़्यादा सेक्टर्स आप कवर करते हैं। 220 से ज़्यादा स्टॉक आपकी कवरेज लिस्ट में है, और भारतीय बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों पर गहरी पकड़ रखते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आपने इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर भी लिखी है, उन पर भी बातचीत करेंगे। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें बात करेंगे। गौतम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं,
ग्लोबली सोने चांदी के भाव बढ़ गए, कच्चा तेल $90 जाकर नीचे आ गया, इजराइल ईरान के तनाव के चक्कर में। सबसे पहले ये बताइए, क्या व्यू मार्केट पर है इन सारे ग्लोबल माहौल को देखते हुए? थैंक यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो जहां तक ग्लोबल हेडविंड्स की आपने बात कही, जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स की बात कही, अनिल जी आपने देखा होगा पिछले कई सालों में ये काफी रिकरिंग हो गया है। मतलब हर 3-4 महीने में ऐसी कोई चीज आती है। हमने रशिया यूक्रेन देखा, हमने इजराइल पैलेस्टीन देखा, इजराइल ईरान चल रहा है। मुझे लगता है इक्विटी मार्केट कुछ दिन तक इस डेवलपमेंट पे रिएक्ट करते हैं और फिर 3-4 दिनों बाद वापस अपने फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं, एज लॉन्ग एज क्रूड प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें जो होता है डायरेक्टली, वो क्रूड प्राइस के दामों से, क्रूड प्राइस से होता है। तो अगर ये इजराइल ईरान का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके वजह से अगर क्रूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती है तो फिर हमें थोड़ा इस पे विचार करना पड़ेगा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि एक रेंज में क्रूड चल रहा है, 80-90 के रेंज में, तो उससे मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। बाजारों ने भी 1-2 दिन रिएक्ट करने के बाद वापस से अपनी पुरानी चाल पे आ गए हैं। और अभी मुझे लगता है जो कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन चालू हुआ है फोर्थ क्वार्टर का, हालांकि अभी 4-5 ही दिन हुए हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और फिर इलेक्शंस भी है, तो ये 2 बड़े ट्रिगर या ड्राइवर्स रहेंगे मार्केट के इन द शॉर्ट टर्म। मुझे नहीं लगता ये ग्लोबल हेडविंड से, स्पेशली जियोपॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में होने की उम्मीद है, क्योंकि ये काफी रिकरिंग और फ्रिक्वेंट हो चुके हैं। अभी इसमें कोई ऐसे नॉवेल्टी फैक्टर नहीं रहा है। तो ये तो मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चलता ही रहेगा। ना हो या हम सब चाहते हैं, लेकिन होगा तो कर क्या सकते हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो फिर दूसरी बड़ी इवेंट पर फोकस करते हैं सर, वो है चुनाव की हमारे यहाँ के, और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी लिखी है पूरे चुनाव पर। जरा समझाएं क्या कुछ खास बातें आप इस इलेक्शन को देख रहे हैं। पहले फेज की वोटिंग हो भी चुकी है, क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं? सो अनिल जी, अब तक जितने ओपिनियन पोल्स आए 16 अप्रैल के पहले तक, जितना आई थिंक 16 अप्रैल को आखिरी ओपिनियन पोल आया था, अगर आप उन सब ओपिनियन पोल्स का एवरेज करें तो लगभग सारे ही ओपिनियन पोल्स ये मान रहे हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट थर्ड टर्म के लिए वापस आएगी विद फुल मेजोरिटी टू बीजेपी एंड अनदर टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट होगा। क्योंकि 1960s के बाद ये पहली बार होगा जहां सेम गवर्नमेंट, सेम प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम चुन के वापस आए हैं विद फुल मेजोरिटी। तो इस पे हमने एक मैनिफेस्टो पे एक नोट निकाला था, क्योंकि काफी डिटेल्ड वो मैनिफेस्टो था और उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स है अक्रॉस सेक्टर्स। तो हमारे सारे एनालिस्ट ने मिलकर अलग अलग सेक्टर्स पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर हमने एक रिपोर्ट निकाली थी पिछले वीक। तो उसके जो क्रक्स है मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। सबसे पहला डेवलपमेंट, सबसे पहला जो हमारा टेकअवेज था वो ये था कि जो पॉलिसी कंटिन्यूटी, पॉलिसी मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। जो एक गवर्नमेंट का फोकस रहा है पिछले 10 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स, इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई स्कीम्स, हाउसिंग, रोड्स, मेट्रो रेल, डिफेंस, वो सब चीजें मुझे लगता है कंटिन्यू होगी और शायद उसमें थोड़ा एक्सेलरेशन होगा। बिकॉज नए टर्म में हर गवर्नमेंट चाहेगी कि बड़ा अगर मैंडेट मिलता है तो उसका एक बहुत अच्छे से उपयोग किया जाए, और जो इनिशिएटिव्स है, जो उनके कार्यक्रम है, उसको एक ज्यादा गति या एक्सेलरेट उसको किया जाए। सो दूसरा हमने देखा उस मैनिफेस्टो में कई जगह पे लिखा है कि अलग अलग सेक्टर्स में हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। चाहे आप ऑटो ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, रेलवेज ले लीजिए, एविएशन ले लीजिए। तो एक जो फोकस आया है कोविड के बाद मैन्युफैक्चरिंग पे इंडिया का इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में, मुझे लगता है वो कंटिन्यू होता रहेगा। जो चीज लैकिंग मुझे लगी है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, कंजम्पशन जो थोड़ा वीक चल रहा है, उसमें मुझे कोई क्विक फिक्स नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इलेक्शन स्पेंडिंग जो होगी, लगभग हमारा अनुमान है 1 लाख करोड़ की इलेक्शन स्पेंडिंग ये इलेक्शन में होनी चाहिए। 2019 में करीबन 60,000 करोड़ स्पेंड हुआ था। तो वो पैसा जब ट्रिकल डाउन होगा, बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। प्लस मॉनसून का जो पहला फोरकास्ट आया है लास्ट वीक में आईएमडी के तरफ से, वो भी ये दर्शा रहा है कि इस साल के मॉनसून काफी अच्छे रहेंगे। लास्ट ईयर हमें काफी प्रॉब्लम रहा था, स्प्रेड भी अनइवन था और साथ में अल नीनो था। इसके वजह से मॉनसून काफी खराब रहा था पिछले साल का, जो कंजम्पशन को इम्पैक्ट किया था।
तो अगर आप ये 2-3 चीजें जोड़ के देखते हैं, पॉलिसी मोमेंटम, बहुत अच्छा मैक्रो, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है इंडिया की पिछले 4-5 सालों में, और ये साल भी हम लगभग 21% अर्निंग्स ग्रोथ पे क्लोज करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूड पॉलिसी मोमेंटम, और फिर एक अच्छा मॉनसून, तो मुझे लगता है बाजार के नजरिए से एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। बिकॉज जो इंडिया स्टोरी कंटिन्यू होते आई है पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से जो जोर पकड़ा है, क्योंकि ग्लोबली कई सारी इकोनॉमी थोड़ा सा तकलीफ और स्लो डाउन के दौर से गुजर रही है, उसमें इंडिया एक उभर के सामने आया है। 3.6 ट्रिलियन जीडीपी, लगभग 4.5-5 ट्रिलियन के बीच में अभी अब मार्केट कैप भी हो गया है। तो मुझे लगता है ये काफी एक अच्छे संकेत है बाजार के लिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन को लेकर जो माहौल है। अब आइए रिजल्ट सीजन पर फोकस करते हैं। नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, कुछ दिग्गजों के नतीजे आए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस रिजल्ट सीजन को अब तक जो रहा है, और आगे के लिए क्या आउटलुक है? अनिल जी, अभी तक जो रिजल्ट्स आए ब्रॉडली अगर आप देखें तो आईटी के आए टॉप 3, इन्फी, टीसीएस, विप्रो, इन लाइन ही नतीजे थे। हालांकि कमेंट्री तीनों कंपनीज की अलग थी और इंटरनल्स में काफी डिफरेंसेस है, बट ब्रॉडली अगर आप सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स पे फोकस करें वर्सेस एक्सपेक्टेशन, तो इनलाइन थे। एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे इनलाइन थे, और कल जो रिलायंस का रिजल्ट आया है वो थोड़ा सा 4-5% का उसमें बीट रहा है हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। बट पूरा रिजल्ट सीजन अभी बाकी है। हमारे जो अनुमान थे इस रिजल्ट सीजन के, हमने प्रेडिक्ट किया है कि ये क्वार्टर में 6% अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा हमारे कवरेज यूनिवर्स का, जो अब 270 स्टॉक हो चुके हैं, और निफ्टी के भी 6% अर्निंग्स ग्रोथ के उम्मीद है। पहले 9 महीने में हमने देखा था 26% अर्निंग्स ग्रोथ था निफ्टी में। इस महीने में, इस क्वार्टर में हमें 6% की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जो ग्लोबल कमोडिटीज है, मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस, वहां पे अर्निंग्स डिक्लाइन होगा। इस वजह से आपके जो एग्रीगेट नंबर से थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे। लेकिन फिर भी आप अगर सब चीज एग्रीगेट करते हैं तो FY24 में हमारा अर्निंग्स 21% से ग्रो होगा विद एन EPS ऑफ 980 रुपीज। और आने वाले जो 2 साल है वहां पे हमारा उम्मीद है 15 और 16% का FY25-26 में। तो जो 980 रुपए का EPS है वो अगले साल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1130 हो जाएगा, और उसके बाद FY26 के लिए 1317 रुपया। जहां तक अच्छे सेक्टर्स की बात करें इस क्वार्टर में नंबर्स के मुताबिक, तो ऑटो, सीमेंट और फार्मा, ये 3 सेक्टर है जहां पे YOY जो ईयर ऑन ईयर हम अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं क्वार्टर की, वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। ऑटो 8th क्वार्टर इन अ रो, फार्मा 33% अर्निंग्स ग्रोथ फिर एक्सपेक्टिंग, और सीमेंट में 32% की अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऑन द डाउन साइड कंज्यूमर काफी फ्लैटिश रहेगा, 7% अर्निंग्स ग्रोथ। IT हमने बात की, 4% का हमारा एक्सपेक्टेशन है, और वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और कैपिटल गुड्स में बिकॉज ऑफ सम वन ऑफ इन L&T हमारा जो एक्सपेक्टेशन है पूरे सेक्टर के लिए इस बार केवल 5% की अर्निंग्स ग्रोथ का है। एक्स L&T अगर आप कैपिटल गुड्स देखते हैं तो 21% अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। और जो सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल, वहां पे हमें लगभग 15% ग्रोथ की उम्मीद है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले 8-10 क्वार्टर के मुकाबले लोएस्ट रहेगा, राइट? बिकॉज अब PPOP यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे बैंकिंग सेक्टर के लिए जो एक्स्ट्रा लेवरेज आता है एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, वो बहुत ज्यादा बचा नहीं है, और साथ ही साथ मार्जिन भी आपके थोड़े थोड़े से श्रिंक हो रहे हैं। तो ये सब अगर आप ऐड करते हैं तो 6% ये क्वार्टर के लिए, 21% फुल ईयर FY24 के लिए, और 15 और 16% FY25 और FY26 के लिए। अनिल जी, आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि पिछले 4 साल में निफ्टी के अर्निंग 3.5 लाख करोड़ से लगभग 7,80,000 करोड़ हो चुका है, विच इज अ 22% CAGR। और हमारा जो ब्रॉडर कवरेज है 270 स्टॉक का, वहां पे जो अर्निंग्स बढ़े FY20 के 4,30,000 करोड़ से इस साल लगभग 11 लाख करोड़ हो जाएगा, विच इज अ CAGR ऑफ 26% फॉर 4 years। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है इंडिया की। कॉर्पोरेट अर्निंग्स है मजबूत, और ये मजबूत रहने वाली भी है, भले अब तक जो नंबर्स आए थोड़े इनलाइन रहे हों, उम्मीद के मुताबिक रहे हों। मेटल्स पर एक राय लेना चाहता हूँ। दुनिया भर में काफ़ी मजबूती मेटल्स में देखने को मिल रही है, शेयर्स भी काफ़ी भागे हैं। प्राइस में आ चुका है या अभी भी गुंजाइश है और बढ़ने की? अनिल जी, जिस तरह का माहौल अभी कमोडिटी प्राइसेस को लेके चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा वहां पे कमोडिटी प्राइसेस ड्रिवन अर्निंग्स अपग्रेड की संभावनाएं बढ़ गई है। आप अगर याद देखें पीछे मुड़ के, तो 2022 में जो निफ्टी में मेटल कंपनीज है उन्होंने 90,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, जो FY24 में गिर के लगभग 50 या 53,000 करोड़ हो चुका है। अगले साल के लिए हमारी जो एक्सपेक्टेशन है 71,000 करोड़ के, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 35%।
और जो अभी प्रिवेलिंग प्राइसेस है कमोडिटीज के, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के, अगर वो सस्टेन होते हैं मान लीजिए अगला 6-9 महीना, तो मुझे लगता है मेटल सेक्टर्स के अर्निंग्स में अपग्रेड आ सकता है। इसलिए हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मेटल सेक्टर को अंडरवेट से न्यूट्रल पोजीशन पे लाके रखा है। हमने हिंडाल्को हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया है और कोल इंडिया हमारा एक टॉप आइडिया पहले से ही हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मौजूद है। ओके, तो ये आपके लिए मेटल्स पर आए। अब बताएं सर, गौतम जी, निवेश के मौके कहाँ हैं आपको? क्या कुछ अच्छा लगता है इस बाजार में? तो अनिल जी, हमारा जो एक प्रेफरेंस रहा है डोमेस्टिक सिक्लिकल को लेके पिछले 2-3 सालों में, वो अभी भी हमें उसमें बहुत अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। सो जैसे कि आप अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, हमारा पीएसयू बैंक्स पे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा ओवरवेट रहा है पिछले 2 सालों से, तो वो हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक्स है। हमारा एनबीएफसी पे भी ओवरवेट है, जिसमें एंजल, चोला एंड पीएनबी हाउसिंग, ये हमारे पिक्स है। दूसरा सेक्टर जो हमें बेहद पसंद है वो है रियल एस्टेट। हम बड़ा ओवरवेट लेके वहां पे बैठे हैं पिछले कई क्वार्टर्स से। वहां पे हमने 3 स्टॉक्स रखे हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, लेकिन हमें पूरा सेक्टर ही पसंद है। सो चाहे आप गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए, प्रेस्टीज देखिए, शोभा, या फिर इवन सनटेक, दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो। थर्ड, इंडस्ट्रियल्स इज समथिंग विच वी लाइक, जिसमें आप कैपिटल गुड्स ब्रॉडली पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है साइकिल काफी स्ट्रांग है। सो एलएनटी, एबीबी, किर्लोस्कर ऑयल, ये सब हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। एंड लास्ट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जो बहुत बड़ा सेक्टर है। तो विद इन कंजम्पशन, मैंने आपसे कहा कंज्यूमर स्टेपल पे हमारी राय उतनी अभी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वहां पे ग्रोथ बहुत स्लो है। हमारा प्रेफरेंस है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 9 कंजम्पशन स्टॉक्स है, उसमें से 8 कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के स्टॉक्स है। तो उसमें जोमैटो, डीमार्ट, टाइटन जो हमारा सदियों से नंबर 1 चॉइस रहा है, मेट्रो, इंडियन होटल्स, लेमन ट्री, ये सब अलग अलग सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले स्टॉक्स हमने रखे हैं। तो अगर मैं समराइज करूं, तो फाइनेंशियल्स जिसमें पीएसयू बैंक और एनबीएफसी, कंजम्पशन जिसमें डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हमारा बड़ा ओवरवेट है, और इंडस्ट्रियल्स और रियल एस्टेट, ये 4 सेक्टर पे हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स के आसार नजर आ रहे हैं मीडियम टर्म। तो ये सारे सेक्टर्स हैं 4 जहां पर आपको अच्छी तेजी करने के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। आइए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे, लेंगे शॉर्ट टर्म पिक्स हेमांग सर और मेहुल जी से। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। 22,400 के आसपास निफ्टी एकदम आराम करने के मूड में, ना गिरना है ना बढ़ना है, बस आराम से बोले ठीक है ना, खुल गया, आराम से इधर ही रहो। पिछले आधा पौन घंटे से तो ऐसा ही हाल है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा जोर मार रहा है 48,000 के ऊपर आने का, लेकिन है वो भी उसी के आसपास। एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने पूरा संभाल रखा है, सारी की सारी खरीदारी उधर ही जाती हुई दिख रही है, तो वहां एक्शन भरपूर है। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते आगे, हमारी खास सीरीज का वक्त है मार्केट आउटलुक। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। लंबे समय बाद हो रही है मेरी मुलाकात देवांग मेहता साहब से। अभी डायरेक्टर हैं इक्विटी एडवाइजरी स्पार्क कैपिटल प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में। 20 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है आपका कैपिटल मार्केट्स का। हेड ऑफ इक्विटी बीएनपी पारिबा वेल्थ पे आप रह चुके हैं। सेंट्रम, आनंद आठी जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ कामकाज करने का अनुभव है, और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्टडीज़ देवांग सर ने हासिल किया जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से। देवांग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बताएं सर एक बार, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर, कैसा दिख रहे हैं बाजार? गुड मॉर्निंग अनिल जी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बहुत खुशी हुई, यस आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। एज आई सेड, ऑलवेज अ प्लेजर टू डिस्कस मार्केट्स विद यू। थैंक यू। सो या बिल्कुल सर, मार्केट्स देखिए, आप लगातार अगर आप सितंबर से देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, और आपको हमेशा थोड़ा करेक्शन का एक डर आता है। अप्रैल में भी हमने देखा कि वॉर के न्यूज के चलते, कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गए थे, इजराइल, ईरान, इराक की जो बातें चल रही थी, उसके चलते करेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड हो रहे हैं। मार्च में जो करेक्शन था वो थोड़ा गहरा था, बट हर एक लेवल पे अगर आप देखें तो आप ग्लोबल मार्केट का भी सपोर्ट है। यूएस में देखिए नैरेटिव कैसे शुरू हुआ था,
ग्लोबल नैरेटिव इस तरह से था कि पहले इंटरेस्ट रेट कट होने वाले थे, 4-5 इंटरेस्ट रेट कट से लेके 2 कट से लेके आज बातें हो रही है कि कोई भी कट नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिक डेटा वहां पे स्ट्रांग होते जा रहा है जो काफी सपोर्ट कर रहा है वहां की मार्केट्स को। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स में एक सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, इनफैक्ट बढ़ते जा रहे हैं और वही अपना इंडियन मार्केट भी रेप्लिकेट कर रहा है। और इंडिया में अगर आप कहें तो मैक्रोज ब्यूटीफुल है, कुछ भी आप कोई भी टैक्स कलेक्शन से लेके आईआईपी डेटा ले लीजिए या आप मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ले लीजिए, सर्विस पीएमआई, आई थिंक हर एक डेटा पॉइंट आपको सपोर्टिव है, अर्निंग सपोर्टिव है, लिक्विडिटी का कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि अगर आप देखें डोमेस्टिक लिक्विडिटी जिस तरह से एसआईपी से लेके म्यूचुअल फंड्स, पीएमएसएस, हमारे जैसे संस्थान जो एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज और फैमिली ऑफिस को सपोर्ट करते हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज रहेगी पॉलिटिकल फ्रंट पे भी। तो मुझे लग रहा है कि एनी करेक्शन जो 5-6 महीने में ये प्रूव हुआ है कि एवरी टाइम करेक्शन कम्स, लोग बोलते हैं कि ये बड़ा करेक्शन शुरू हो गया, बट ये बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है। तो मेरे हिसाब से यस, कैलकुलेटेडली अगर आप देखें मार्केट थोड़े ज्यादा वैल्यूएशन पे है, बट अगर अर्निंग्स आने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 साल में जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। आपको हर एक लेवल पे बाय करना चाहिए, भले ही ये बहुत ही ऐसा लगे कि क्लीशे एडवाइस है, लेकिन बाय ऑन डिप्स या आप बाय करते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे 2-3 साल के लिए मार्केट बहुत अच्छे लगे कि 2 से 3 साल के लिए बाजार का व्यू बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा लंबे से थोड़ा छोटे पे ले आता हूँ। 2 से 3 महीने वाले व्यू में मामला मुश्किल है, लेकिन समझना जरूरी, क्योंकि 5 साल में आने वाली इवेंट है इलेक्शन। पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद कैसे देख रहे हैं बाजार को? यस, सो इलेक्शन से पहले आई थिंक मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम जो रैली के अंदर हैं, क्योंकि गिवन ऑल द करेक्शंस लास्ट 2 महीने में, वापस हम बाजार में नए स्तर छूने की कोशिश कर रहे हैं। आप लार्ज कैप देख लीजिए, मतलब निफ्टी सेंसेक्स देख लीजिए, या आप इनफैक्ट इवन मिड कैप्स भी नए हाई की ओर है, ऑलमोस्ट कुछ ने तो नए हाई बना दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक प्री इलेक्शन रैली की एक संभावना बन रही है यहाँ से भी। सेकेंडली अगर आप देखें तो कंपनी के अर्निंग सीजन भी शुरू हो गए, तो अर्निंग स्पेसिफिक हो जाएगा। अभी तक कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हाथ लगाया। आप रिलायंस देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, आईटी देख लीजिए, यस मेजर बड़े अर्निंग्स शुरू हो गए। अर्निंग्स यस 1-1.5 महीने का जो सीजन है वहां पे काफी अर्निंग्स के हिसाब से सेक्टर्स और स्टॉक्स रिवॉल्व करेंगे। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरह का डेटा पॉइंट्स आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा अगर आपने लास्ट देखा हो जो 59.5, जो 33 मंथ से कंटिन्यूअस अप ट्रेंडिंग डेटा है और 16 ईयर हाई पे है। मुझे लग रहा है ऐसा मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन, जहां हम बोलते थे इंडिया इज द बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड, ज्यादा धीरे धीरे हम फैक्ट्री टू द वर्ल्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये जो डेटा पॉइंट्स है वो एनकरेज कर रहे हैं कि लिक्विडिटी प्लस सेंटिमेंट प्लस फंडामेंटल मैक्रो माइक्रो, मुझे नहीं लग रहा है बाजार में बड़ा करेक्शन आएगा इवन बिफोर इलेक्शंस। और इलेक्शन के बाद जो कैपेक्स की जो स्टोरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होने वाला है, रिफॉर्म्स जो आगे बढ़ते रहेंगे, शायद एक जो विदेशी संस्थागत निवेशक अभी नहीं आ रहा है बाजार में जोर से, उनकी भी आने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी लार्ज करेक्शन। यस, इस लेवल्स पे क्या 5-7% करेक्शन कभी आ सकता है, आराम से आ सकता है, उसके लिए कभी भी तैयार रहना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन को ऐसे बड़े फैक्टर्स नहीं दिख रहे। मैं गलत जा सकता, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो 6 सिग्मा इवेंट है उसमें अगर कुछ ऐसा आया तो आप करेक्शन बड़ा देख सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है बड़ा करेक्शन। तो जो नॉन फैक्टर्स है उसमें कोई खास बड़ी रिस्क नहीं, अननोन तो किसको पता कब क्या होने वाला है। वो बात तो एकदम सही कह रहे हैं आप देवांग सर। अच्छा बताएं सर, कहाँ आप बुलिश हैं, क्या पसंद है आपको? हम जनरली बोल रहे हैं कि हमको जो 4 Fs है, लास्ट टाइम मैंने आपके शो पे 5 Cs का जिक्र किया था, आप नहीं थे, मैंने डिस्कशन में जो 5 Cs है वो है कैपेक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, कंजम्पशन ओरिएंटेड बिजनेसेस, क्रेडिट ग्रोथ और कैश फ्लोज। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है ये तो ऑफ कोर्स ये जारी है, ये बहुत ही अच्छे थीम्स है, बट मैं जनरली 4 Fs की बात करता हूँ। जो 4 Fs है वो है फाइनेंशियलाइजेशन। मुझे पता है कि ये अगेन ये थीम जो है सब लोग बोलते हैं, बट फाइनेंशियलाइजेशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स, नॉट ओनली बैंकिंग एंड एनबीएफसीज, बट आज एक्सचेंजेस है, एएमसीज है, ब्रोकिंग कंपनीज है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, ये सब में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा थीम इमर्ज होके आ रहा है, जिसमें हम बोलते हैं कि जो फिजिकल एसेट्स से जो फाइनेंशियल एसेट्स की ओर का एक जर्नी है वो अभी बहुत खुल के दिखने लगा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लोग बाजार में आ रहे हैं। अगर आप देखें तो सेविंग्स डिपॉजिट्स में भी लोग कम पैसा डाल रहे हैं एफडी में, और धीरे धीरे मार्केट में ज्यादा पैसा आ रहा है। तो एक है फाइनेंशियलाइजेशन, सेकेंड है फॉर्मलाइजेशन। इकोनॉमी का जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसमें भी बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हुए पास्ट में, आप जीएसटी बोलिए, रेरा बोलिए, रियल एस्टेट कंपनीज बेनिफिट हो रही है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कंपनीज आप देखिए तो अपर एंड जो लग्जरी कंजम्पशन है, कार्स का अपर एंड कार सेल हो रही है, ज्यादा एसयूवीज बिक रही है हैचबैक से। होटल का आप देखिए तो मैं कुछ होटल्स देख रहा था जहां एवरेज रूम रेट 18,000 है कुछ फ्रेंचाइजीज के लिए।
तो वो आप देखें तो लग्जरी कंजम्पशन बढ़ रहा है, जो फॉर्मलाइजेशन के कारण भी हो रहा है। तीसरा अगर आप देखें तो फिस्कल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, ये पूरा जो कैपेक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स, ये पूरा एज एन इंडस्ट्री, मतलब आप नीचे जाइए तो आप बेरिंग से लेके एयर कंप्रेशन कंपनी, मोशन मैनेजमेंट से लेके ऊपर में जो ट्रांसफॉर्मर मैनेज करता है और जो एनर्जी को सप्लाई करता है, वो सब कंपनीज में आपको एक सिलेक्शन ऑफकोर्स करना पड़ेगा, बट ये भी एक सेक्टर उभर के आ रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज समथिंग कॉल्ड फार्मर्स इनकम ग्रोथ या फार्म इनकम ग्रोथ। तो ये दिक्कत अभी तक थोड़ी फेस हुई है कि रूरल इंडिया अभी तक इतना बढ़ के आगे नहीं आया है। तो आप देख रहे हैं कुछ जो नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कंपनीज है उसका वॉल्यूम ग्रोथ इतना नहीं दिख रहा है, बट फिर भी कार्स, बाइक्स, ट्रैक्टर्स, इन सब का ग्रोथ डिसेंट है। तो मुझे लग रहा है ये भी एक थीम इमर्ज होके आएगा, जो फार्मर्स इनकम ग्रोथ है। यहाँ पे काफी कॉन्ट्रा प्लेज है, काफी एग्रो केमिकल प्लेज है, जिन्होंने अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लास्ट 6 महीने 1 साल में। तो ये 4 थीम जो है, फाइनेंशियलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, फिस्कल एक्सपेंडिचर एंड फार्म इनकम ग्रोथ, ये अगर आपने ठीक से इसको आइडेंटिफाई करके एक अच्छा बकेट बनाया तो आई थिंक आपका 3 से 5 साल में वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज बहुत है यहाँ। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन थीम आपको दी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फार्मर इंक्लूजन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और फिस्कल कंसोलिडेशन, ये बेहतरीन थीम्स हैं जो पसंद है देवांग सर को। देवांग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर और सभी सेक्टर्स पर निवेश के मौकों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है शॉर्ट टर्म पिक का। हेमांग सर बताने को तैयार है, अपनी शॉर्ट टर्म पिक बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में मैंने चुना है रेमंड और उसका प्राइस टारगेट रहेगा 2350। सो बेसिकली जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखा है, फ्रेश सेल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी एनकरेजिंग है। और हमें लगता है कि जो टेक्सटाइल और रियल एस्टेट दोनों का मिला के जो दूसरा डिवीजन है तो बहुत छोटा है रेमंड का, हमें लगता है कि एक अच्छा सा वहां पे री रेटिंग का स्कोप है। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी रेमंड का काफी अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से हमें लगभग 15% का अपसाइड रेमंड में दिख रहा है। मेहुल जी बताएं सर, रेट गेन के बाद शॉर्ट टर्म पिक। सर जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है मझगांव डॉक 2270 से लेकर 2250 के रेंज में खरीदारी करनी है। 2100 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 2550 का। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ये सारे ही शिपिंग स्टॉक्स, कुछ हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है। स्पेसिफिकली मझगांव डॉक की बात करें, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन दिख रहा है चार्ट पर, एक शेप ले लिया है फ्लैग फॉर्मेशन का, बट ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आएगा अबाउट 2290, उसको हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं बिकॉज एक छोटा सा रेंज ब्रेकआउट भी इंट्राडे चार्ट्स में आ गया है। उसके ऊपर एक फास्टर मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। सो शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी की जा सकती है मझगांव डॉक में। करें खरीदारी शॉर्ट टर्म के लिहाज से, ये राय मेहुल जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आ रही है एमसीएक्स से जुड़ी हुई। तैयार है हमारे साथ हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय बताएं क्या है बड़ी खबर। खबर यह है सर, जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में ये चर्चा चल रही थी कि जो मौजूदा एमडी हैं एमसीएक्स के पीएस रेड्डी साहब, क्या उनको एक्सटेंशन मिल सकता है, इसको लेकर मार्केट में बहुत चर्चा हो रही थी। लेकिन इस चर्चा पर विराम लग गई है, क्योंकि जो खबर हम बताने जा रहे हैं, जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि एमसीएक्स के मौजूदा एमडी और सीईओ पीएस रेड्डी को कोई एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। 8 मई को वो रिटायर हो रहे हैं। 5 साल का उनका कार्यकाल 8 मई को पूरा हो रहा है। और ये बात, जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, ये जानकारी हमें मिली है कि अभी 21 अप्रैल को, मतलब 2 दिन पहले, एक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें जो एमसीएक्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये ऐलान किया अपने मेंबर के बीच में कि 8 मई को रेड्डी साहब रिटायर हो रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और उन्होंने उनके कार्यकाल की सराहना की और साथ साथ ये ऐलान कर दिया अपने मेंबर्स के बीच में कि 8 मई को रेड्डी साहब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब रेड्डी साहब इस वापस से सीएमडी बनने की दौड़ में, एमडी और सीईओ बनने की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल, तो अब नया एमडी मिलेगा। बिल्कुल सर, और नए एमडी की तलाश जारी है। और आपको याद होगा, हमने एक खबर ब्रेक की थी पिछले दिनों कि एक बोर्ड मेंबर ने जो कुछ नाम रिकमेंड किए थे सेबी को, सेबी ने फिर से रीडू करने को कहा था कि आप फिर से पुनर्विचार करें और कुछ और नए नाम भेजें। तो नए नामों पर चर्चा चल रही है और 2-4-5 दिन में ये नाम भी फाइनल हो जाएंगे कि कौन नए एमडी होंगे। उसकी बातचॉत अभी चल रही है। इंटरनल या एक्सटर्नल, ये सर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी अभी हमें जानकारी मिली है सोर्सेज से कि दो महत्वपूर्ण जो टॉप लेवल के ऑफिशियल हैं एमसीएक्स के अंदर से भी है। हाँ, वो प्रयास में है कि उनका नाम आए और उनके नामों पर भी चर्चा चल रही है। तो 2-3 दिन ऐसा पता चला। हाँ बिल्कुल, बाहर वाले तो खैर काफी लोग इंटरेस्टेड ही हैं। बिल्कुल, कुछ लोग इंटरनली भी शायद। बिल्कुल, अंदर के 2 नामों पर बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। देखते हैं
लेकिन एक चीज़ साफ है कि नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति होगी एमसेक्स में। ये बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए मृत्युंजय। ये आपके लिए इस वक्त की बड़ी और एक्सक्लूसिव एमसेक्स को लेकर खबर आती हुई दिख रही है। जल्दी से हम आपके लिए थोड़े समय में बताएंगे भी आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, कौन से नाम आगे सामने आते हैं और फाइनली कौन होता है। तो कमोडिटी बाजार और एक्सचेंजेस से जुड़ी हुई सारी बड़ी खबरें सबसे पहले आपको जी बिजनेस पर मिलेगी और यही खबर मृत्युंजय ने आपको इस वक्त दी भी है। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपनी 10 की कमी का दूसरा स्टॉक लेकर, बताएं सर। जी 10 की कमाई का आज का हमारा दूसरा स्टॉक है। जी कुणाल जी, 1 घंटे का समय दिया था, समय पूरा हो चुका है, बताएं सर। अनिल जी दूसरा स्टॉक है JSW इंफ्रा, जिस पर हमारी मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। JSW इंफ्रा का अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में हाल फिलहाल में हमने कंसोलिडेशन होते हुए देखा है। कंसोलिडेशन पूरा हो जाने के बाद इस स्टॉक में आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ये स्टॉक बाजार के बनिस्पत बेहतर रिटर्न देने की ताकत रखता है। सीमित चार्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन जितना चार्ट उपलब्ध है उसके आधार पर एक बड़ा सपोर्ट अब 230 के आसपास बन गया है। तो हल्के फुल्की गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करके चले। ओवर टू राकेश। अराउंड 10 की कमाई में रिकमेंड किया था, अब दूसरी बार रिकमेंड कर रहे हैं अराउंड 247। इन स्तरों पर करेक्शन पर अगर 230 235 का बैंड मिल जाए तो अच्छे स्तर हैं। यहाँ पर 350 के हमारे टारगेट हैं। 8 से 12 महीने का नजरिया बना के JSW इंफ्रा में निवेश की राय है। बहुत ही बढ़िया, 350 के बड़े बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय JSW इंफ्रा पर आती हुई। IPO के वक्त से हमारा लगातार बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवरेज रहा है इस पर। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कई बार बार लगातार सेठ साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है ये शेयर। विदा लेने का वक्त है और विदा लेने उससे पहले बता दें थोड़ा सा नीचे आए हैं बाजार, दिन के लो पॉइंट के आसपास है। अब 22,365 के आसपास निफ्टी है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 48,000 के आसपास बना हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी बनी हुई है, कोई ऐसी खास चिंता की बात नहीं। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और मेहुल कोठारी साहब, बाकी सारे मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। आइए शो का समापन करेंगे देश के प्रति सम्मान के साथ। जय हिंद। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.